यस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द न्यू टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब अप टिल दी क्लास 10th आपने ह्यूमन बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा हुआ है सबने, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। आज हम स्टार्ट करेंगे कि इसको डिटेल में समझेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, किसने पहले ट्राई किया टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे sex or the gender of any individual or any organism can be decided. So this was back in 1891. Name of the scientist was Henking. This must be remembered. Henking. इन्होंने साइटोलॉजिकल स्टडीज करी, मतलब ऑब्जर्वेशन देखी सेल्स के अंदर। तो सेल के अंदर वी नो, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सारे हर तरह के क्रोमोसोम्स हैं। तो इन्होंने देखा कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ए में, ए टाइप ऑर्गेनिज्म में मुझे एक अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ये स्ट्रक्चर था ऐसा। और बी टाइप जो है उसमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, जीरो। मैंने लिख दिया जीरो, मतलब वहां पे नहीं है। किसने देखा? ये हैंकिंग ने। और क्या ऑब्जर्वेशन थी? दिस वाज इन साइटोलॉजिकल, मतलब सेल की जब स्टडी, साइटो वर्ड कम फ्रॉम सेल। साइटोलॉजिकल स्टडीज में ऑब्जर्वेशंस क्या रही कि कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस ऐसे हैं जिसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ऐसा हमें दिख रहा है, और कुछ सेल्स में ऐसा है कि वो वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी और दूसरे जो हैं स्ट्रक्चर्स वो कॉमन है। मान लो ये है, तो ये कॉमन इसमें भी है, और यही कॉमन स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पर भी दिख रहे हैं। नाउ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या है, कुछ में प्रेजेंट है कुछ में नहीं है, तो ये कैसे? तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया एक्स बॉडी। जैसे हम सपोज कर लेते हैं ना मैथ्स में, इफ यू हैव टू फाइंड सम वैल्यू तो आप कहते हो लेट इट बी एक्स। तो इन्होंने भी उसको क्या कर दिया कि नाम दे दिया, इट इज एक्स बॉडी। भाई समथिंग इज देयर, वी डोंट नो क्या है, तो उसको बोल दिया कोई तो कोई तो चीज है। नाउ इस एक्स बॉडी को वो समझा नहीं पाए थे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों प्रेजेंट है, क्या करेगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस उन्होंने ये देखा कि कुछ तो है और नाम रख दिया एक्स बॉडी। नाउ इसके आगे जब बाकी साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेशंस करे, आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस उनको क्या पता चला कि ये जो एक्स बॉडी जिसका नाम हेनकिंग ने एक्स बॉडी रखा है, ये सब होते हैं क्रोमोसोम्स। और अगर ये सब क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कि जो एक्स बॉडी है वो निकल के आया बाद में क्या? इट वाज एक्स क्रोमोसोम। आज हम जो कहते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स का अगर हम जेनेटिक मेकअप चेक करें तो 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम्स हमारे ऑटोसोम्स हैं। तो वो जो ऑटोसोम्स वहां पे वहां रेफर हुए इन इन दो स्टडीज, वो ये थे जो कॉमन थे सब में। तो जो कॉमन है सबके पास, मतलब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के पास, दे आर ऑटोसोम्स। और जो हमारे पास अलग है, लाइक ह्यूमन फीमेल्स हैव एक्स एक्स, तो जो एक्स एक्स है दैट इज द एक्स क्रोमोसोम। और वही डिसाइड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का जेंडर क्या होगा। देयरफॉर नाम रख दिया उसका हमने सेक्स क्रोमोसोम, बिकॉज वो दैट इज हेल्पिंग इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ से शुरुआत हुई डिटर्मिनेशंस की, कि कैसे हम किसी का जेंडर डिटरमाइन कर सकते हैं ओनली बाय लुकिंग एट दी जीनोटिपिक बिहेवियर, और वी कैन से द जीनोटाइप, राइट। अब इसको स्टडी किया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टडीज हुई किसमें? इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? हम्म, पढ़ा हुआ है आपने थोड़ा बहुत। अच्छा, वहां से सोचो, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एंटोमोफिली, फिलियस,
पॉलिनेशन, एंटोमो, इंसेक्ट्स, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं बेटे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, राइट। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, इसका अगर हमने हमें डिटरमाइन करना है तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इज, इन सब के मैकेनिज्म यू शुड नो। मैकेनिज्म ऑफ एसडी लिख दिया, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है इसका? दैट इज एक्स ओ टाइप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ओ टाइप? लेट अस अंडरस्टैंड। वी नो कि जो दो इंसेक्ट्स हैं, सपोज वन इज मेल और अनदर इज फीमेल, ऑलवेज वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द इंसेक्ट्स। तो जो फीमेल्स हैं, दे विल प्रोड्यूस एग्स, और जो मेल्स हैं, दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स। नाउ कुछ स्पर्म्स में क्या देखा गया? इन सम ऑफ द स्पर्म्स, जैसे ह्यूमन स्पर्म्स में हम क्या देखते हैं कि कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में वाई होता है। इसमें क्या देखा गया कि कुछ स्पर्म्स ऐसे थे कि जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है, और कुछ स्पर्म ऐसे हैं जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है। नो एक्स क्रोमोसोम। क्या बोला? मेल इंसेक्ट्स में ही कुछ स्पर्म्स ऐसे थे जिसके पास एक्स क्रोमोसोम थे, लाइक 50% वी कैन से। और कुछ क्रोमोसोम्स, कुछ स्पर्म्स ऐसे थे जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं था लेकिन बाकी ऑटोसोम्स थे। ठीक है। और जो एग्स होते हैं, एग्स में सबके पास ही क्या होता है? एग्स ऑल इन दी, लाइक जो जो एग्स होते हैं वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम लेके चलते हैं आगे। ऑल द एग्स हैव एक्स क्रोमोसोम। अब आप देखना क्या होता है। इफ आई से कि ये वाला क्रोमोसोम टाइप जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, वो इस एग से फर्टिलाइज हुआ। ये वाला स्पर्म, जिसको मैंने बोला टाइप 1, अगर ये फर्टिलाइज हुआ विद द एग, तो हमें क्या मिलेगा कॉम्बिनेशन में? एक्स्ट्रम हियर एंड वी विल गेट एक्स एक्स। और अगर एक्स एक्स आ गया, मतलब अगेन व्हाट इज इट? इट विल बी अ फीमेल। So this is a, female. yes, this is a female insect. Female insect. Another way round, अगर हम देखें नो एक्स वाला, जिसमें एक्स नहीं है, नो एक्स वाला स्पर्म कंबाइन किया विद द एग, क्योंकि एग का टाइप तो एक ही है, तो हमारे पास क्या आएगा? सिर्फ एक एक्स आएगा, क्योंकि वो हमारे को एग से मिला है। एक एक्स, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लगा रहे हैं वहां पे? देखो, ओ, ओ और जीरो, एक्स ओ। नाउ टेल मी what would be the gender of this insect? This is male insect. XO. XO means what? सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा कुछ भी नहीं है, द प्लेस इज एम्प्टी। सो एक्सओ टाइप। एक्सओ टाइप में आपको जो मिलेगा दैट इज मेल, और एक्स एक्स में अगर आप देख रहे हो तो दैट इज फीमेल इंसेक्ट। इज दैट राइट बेटे? Yes, ma'am. यस, यस। इसका जो एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सीन इन ग्रास हॉपर। एग्जाम्पल, grasshopper. So grasshopper is an example of XO type of sex determination. अब जब ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है, तो अब हम जा सकते हैं टुवर्ड्स मैमल्स, और जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम मैन के ऊपर आ जाते हैं। फिर हम, अभी हम पढ़ के आए हैं अबाउट ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला जो है वो भी सेम पैटर्न फॉलो करता है जो ह्यूमन बींग्स फॉलो करते हैं, दैट इज एक्स वाई टाइप। सो moving forward, now grasshopper का one type XO type we have done. Another type क्या हो सकता है? That is XX and XY type. So XX and XY type के we have two examples. One is human beings. Another is Drosophila. Drosophila is fruit fly. Drosophila melanogaster.
ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या देखोगे अगेन? एक्स एक्स सिंपल फीमेल, एक्स वाई मेल। गैमीट्स कैसे बनेंगे? ऑल द एग्स वुड कंटेन, ऑल द एग्स वुड कंटेन एक्स क्रोमोसोम। देखो इनके अलावा ऑटोसोम्स तो है ही सब में, तो जो कॉमन है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि हमने सेक्स को डिटरमाइन करना है। तो वो जो डिटर्मिनेशन होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटोसोम्स। एंड द टाइप ऑफ स्पर्म्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दे कैन बी एक्स टाइप, मतलब स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स बॉडी हो भी सकती है, हो सकता है एक्स ना हो, वाई बॉडी हो। तो अगेन कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। अगर इस एग के साथ ये वाला एक्स कंबाइन कर गया, फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? अगेन इट विल बी अ फीमेल, एक्स एक्स फीमेल। और अगर इस एक्स के साथ कॉम्बिनेशन होता है इस क्रोमोसोम का, इस स्पर्म का, सो दिस वन इज वाई। सो कॉम्बिनेशन हो गया हमारा एक्स वाई, दैट इज योर मेल ड्रोसोफिला, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स। तो दोनों में सेम फॉलो होता है। अच्छा, सिर्फ अगर आपको दो इंसेक्ट्स दे दिए जाएं, आपको नहीं बता रहे हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, सिर्फ देखने मात्र से, ओनली बाय लुकिंग एट देम, कैन यू से कि वो फीमेल है या फिर वो मेल है ड्रोसोफिला? यस हाउ? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? मैम, उनके साइज को। वेरी गुड, वेरी गुड, साइज को देख के। तो साइज को देख के कैसे पता लगेगा? जो लार्जर इन साइज है दैट इज द फीमेल, और जो स्मॉलर इन साइज है दैट इज द मेल। गुड। इसीलिए टीएच मॉर्गन ने, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों चूज किया था। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। वी हैव फोर अदर पॉइंट्स ऑल्सो, बट ठीक है, वो आप पहले कर चुके हो। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, द थर्ड टाइप। एक हमने एक्सओ पढ़ ली, दैट इज इन द ड्रोसोफिला, दैट इज इन द ग्रासहॉपर। देन हमने बात करी एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, दैट इज इन द ह्यूमन बींग्स। नाउ वी विल गो विद ZW एंड ZZ। सो ZW एंड ZZ में क्या होता है? एंड ZZ टाइप, दिस इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। ये आप बर्ड्स में देखते हो। अच्छा, इसमें क्या है? ये फीमेल थी और एक्स वाई मेल था, तो जहां पे एक अलग है उसको हम बोल देंगे हेट्रो। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्स वाई टाइप जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेटेरोगेमिटी, हेटेरोगेमिटी मतलब डिफरेंट किस्में है क्रोमोसोम, वो मेल में डिफरेंट है, हेट्रोगेमिटी। और या हम इसको बोल सकते हैं फीमेल फीमेल होमोगेमिटी। है ना, फीमेल तब आती है जब वो होमो होता है, सेम होते हैं, परफेक्ट पेयर। और मेल कब आता है? जब वो दोनों डिफरेंट है। तो अभी जो एग्जांपल्स पढ़े दैट वाज मेल हेट्रोगेमिटी वाले। नाउ लुकिंग एट द बर्ड्स, बर्ड्स में क्या होता है कि जब जो फीमेल बर्ड है, वैसे दिस इज फीमेल बर्ड, फीमेल बर्ड का कॉम्बिनेशन होता है बेटे ZW। ये है इसके पास क्रोमोसोम, Z क्रोमोसोम एंड W क्रोमोसोम। और जो मेल बर्ड है इसके पास होता है कॉम्बिनेशन ZZ। मेरे को बताओ सारे दोनों सब कुछ सोच के कि ये किसका एग्जाम्पल होगा? इज दिस मेल हेट्रोगेमिटी या फिर फीमेल हेट्रोगेमिटी? बर्ड्स। फीमेल। फीमेल, वेरी गुड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेटेरोगेमिटी। क्यों? क्योंकि मेल में तो सेम है, इसमें मेल के पास सेम है क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों, दैट इज ZZ। और डिफरेंट कहाँ पे है? डिफरेंट है इन द फीमेल। अब जो फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी ना, वो एग दो टाइप के होंगे। सो एग
टाइप 1 एग, टाइप 2 लाइक दिस। तो टाइप 1 एग में क्या आ सकता है? हो सकता है टाइप 1 एग में हमें क्या मिल जाए? जेड क्रोमोसोम। और टाइप 2 वाले एग में हमें मिल जाए डब्ल्यू क्रोमोसोम। कमिंग टू मेल बर्ड। अब मेल बर्ड जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे दैट वुड बी ऑफ सेम काइंड। स्पर्म्स जो आएंगे वो एक ही क्रोमोसोम है उनके पास, दैट इज जेड, और कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ इनका मिलन करवाते हैं, मींस फर्टिलाइजेशन। सो अगर Z and this Z combines, it will form ZZ। क्या होगा ये, मेल और फीमेल? फीमेल। मेल मैम है? फीमेल। मेल मेल। हाँ मेल। मेल। यस, मिलन पे मेल बना जेड जेड, क्योंकि यहाँ से जेड आया, यहाँ से जेड आया, तो जेड जेड तो मेल है ना। और एफर्ट से कि यहाँ से डब्ल्यू आया, और यहाँ से तो ऑप्शन दूसरा है ही नहीं, यहाँ से तो जेड ही आएगा, तो इट इज जेड डब्ल्यू। अब बताओ। फीमेल। फीमेल, फीमेल बर्ड आ गई, फीमेल। शाबाश, वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो हमने तीन टाइप हमने कवर कर लिए। वन इज एक्सओ। एक्सओ किस में देखने को मिला? डिवाइस। एक्सओ वी हैव सीन ग्रास इन हॉपर। ग्रास हॉपर, वेरी गुड। फिर हमने देखा एक्स वाई टाइप किसमें? इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन। एज ह्यूमन वेल बीइंग एज एंड डॉर्सोफिला। ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, बिल्कुल ठीक है। एंड देन द थर्ड वन इज दी जेड डब्ल्यू और जेड जेड टाइप, दैट इज इन दी बर्ड्स। बढ़िया हो गया। नाउ नेक्स्ट इन दी एनसीईआरटी दैट द टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो मैंने ऊपर अभी कवर कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसकी डिटेल में जा सकते हैं सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपने टेंथ में भी इसको पढ़ा हुआ है। तो वी कैन जस्ट हैव अ लुक, एक समरी के फॉर्म में देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन। सो वी नो एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल। नाउ हाउ मच परसेंटेज, और वी कैन से कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा दैट वुड बी अ सन और अ डॉटर? हाउ मच परसेंटेज? 50-50। हाँ 50%। 50%, वेरी गुड। 50% it can be son and 50% it can be daughter. And what is the deciding factor? Is it the gamete coming from the female or is it the gamete coming from the male? मैम Deciding factor. गैमेट कमिंग Male. फ्रॉम द मेल। मैम Yes, very गैमेट good. फ्रॉम द Very मेल। good. Yeah, correct. So gamete from the male because female again is homogametic. Homogametic है मतलब एक ही टाइप के एग बनेंगे बेटे। All the eggs are containing the X chromosome. लेकिन यहाँ पे जो मेल है दैट इज हेट्रोगेमेटिक, दैट मीन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पर्म्स कैन बी देयर। मतलब स्पर्म्स कैन कंटेन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ chromosome, either it can contain X chromosome or it can contain Y chromosome. So it depends ki if X, the eggs is getting fertilized with the sperm having X chromosome, or the egg is getting fertilized with the sperm having Y chromosome. So there are 50% chances of both being a son or a daughter in the next generation. Now, NCRT mentions another topic, that is the mutation. This is all about sex determination. Do you have any doubts so far? नो मैम। No. Good. So now let us move on to the next topic, that is mutation. You all should read this much from NCRT. Very, very important. Each and every line must be read. Now I'm starting with the new topic, that is mutation. नाउ म्यूटेशन क्या है बेटे? अगर हम इसको एक सिंपल भाषा में समझें तो म्यूटेशन क्या होता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस है, नाउ वी नो कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसमें क्रोमोसोम्स हैं। ये मैंने क्रोमैटिन बना दिया, समझ लो। अगर मैं इस क्रोमोसोम को बाहर निकालूं, सपोज क्रोमोसोम को बाहर निकाला, तो इसके अंदर मुझे मिलेगा डीएनए
एंड प्रोटीन, है ना, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, वी नो दिस। नाउ आई एम स्प्रेडिंग आउट दिस डीएनए। अब मैंने डीएनए को भी बाहर निकाल दिया। तो ये डीएनए मुझे कैसा नजर आएगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट डीएनए। दिस इज डीएनए। अब होता क्या है बेटे, कि जो डीएनए है, दिस वी हैव डन इन 11th बायोमोलिक्यूल्स, जब हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ते होते थे। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बना है? ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है अपने पास? नाइट्रोजनस बेस, nitrogenous base. Then we have deoxyribose sugar. If I talk only about DNA, not RNA. So it is deoxyribose sugar. What else is the phosphate group? ठीक है। Now ये तो फिक्स्ड है, deoxyribose and phosphate group. What about nitrogenous base? तो जो nitrogenous bases होते हैं, they are again of 4 different types. या मैं बात करूं मोटी मोटी 2 कैटेगरी, एक pyrimidine और एक प्यूरीन। purines and pyrimidines. Further, if I talk about purine, तो purine कौन कौन से होते हैं? One is adenine, another is guanine. These are purines. नीन नीन वाले purine हो गए। pyrimidines we have 3 kinds, लेकिन अगर I am talking about DNA, so it is thymine, cytosine. इतना याद है? This we have covered in 11th class. एक बार रिवाइज करा दिया। बोलो बेटे। Any doubt so far? नो मैम। गुड। ठीक है। नो मैम। गुड गुड। अब होता क्या है कि जब हम डीएनए, ये था स्ट्रक्चर हमारा डीएनए का। जब हम डीएनए को देख रहे हैं, एक हेल्दी डीएनए मतलब जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, जिसमें हमें पता है कि कोई चेंज नहीं आया, जैसा उसका सीक्वेंस होना चाहिए था वैसा ही है, उस हेल्दी डीएनए में व्हाट हैपेंस इज देयर इज बेस पेयरिंग। अब वो बेस पेयरिंग कैसे होती है कि अगर यहाँ पे बेस पेयर पे मैं लगा रही हूँ ए, मीन्स एडेनिन, ठीक है, दिस पेयर्स विथ थाइमीन, सो ए pairs with double hydrogen bond, thymine, and G triple hydrogen bonds with cytosine. तो बेटे अगर एक एंड पे, इसको हम बोलते हैं, सपोज ये है 5 प्राइम, ये जाता है टू योर 3 प्राइम एंड, और दिस वन इज 5 प्राइम, ये जाता है टू योर 3 प्राइम एंड। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, बट स्टिल इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल गो इन डिटेल अबाउट दीज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। ठीक है, अभी वो बात की बात है। तो ए जो है, अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले में मुझे ए दिख रहा है, ए इज एडेनिन, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? थाइमिन, वेरी गुड, टी होना चाहिए, गुड। इफ आई से नाउ, अगर मुझे यहाँ जी दिख रहा है, तो यहाँ मुझे क्या दिखेगा? इट वुड बी सी। सी, बिल्कुल ठीक है, या करेक्ट, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे होता क्या है, पूरे डीएनए के स्ट्रैंड पे, चाहे 5 प्राइम है चाहे 3 प्राइम है, दोनों जगह देयर इज बेस पेयरिंग। यहाँ पर बेस पेयरिंग होती है, अलग अलग पेयर्स होते हैं। ए के बाद सपोज यहाँ पे एक और जी है, फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, इधर जी है अगर, तो सपोज यहाँ सी है, यहाँ जी हो जाएगा। तो ये मैं अपने आप सपोज करके चल रही हूँ, ए के बाद यहाँ पे टी हो जाएगा,
यहाँ टी है तो यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। बस यही होते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बना क्या देखेंगे ध्यान से। अगर मैं इसको अनवाइंड करूं, अनवाइंड मतलब अब मैं इसको दोनों स्ट्रैंड्स को सिंपल अलग अलग कर दूं, तो मैं क्या देखूंगी कि एक स्ट्रैंड जो है मेरा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला, ये मैंने लिखा 5 प्राइम, यहाँ मैंने लिखा 3 प्राइम। तो अब एक बार रीड करते हैं सीक्वेंस। ये रहा 5 प्राइम। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इट इज ए। के बाद नेक्स्ट क्या है, इसी इसी वाले पे जी। नाउ नेक्स्ट इज अगेन जी। नाउ नेक्स्ट इज सी, अदर ए, एंड देन आई कैन सी टी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बन गया ना यहाँ पे, ए जी जी सी ए टी, ये सीक्वेंस है। नाउ दिस इज नॉर्मल डीएनए। किसी इंडिविजुअल का ये नॉर्मल डीएनए है कि सीक्वेंस यही होना चाहिए, तभी जो वो जीन, जो जो जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो एक्ट कर पाएंगे, तो जीनोटाइप से प्रॉपर फिनोटाइप आएगा। यू ऑल्सो नो दिस, कि जो जीन होता है वो एक्सप्रेस कैसे करता है, अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें इतनी बात समझ आ चुकी है कि जो जीन होता है बेटे, वो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, और फॉर सम एंजाइम, और फिर ये प्रोटीन आगे किसी ना किसी फिनोटाइप के लिए कोड करता है। देयरफॉर वी से कि द जीनोटाइप कोड्स फॉर द फिनोटाइप। जीनोटाइप से फिनोटाइप आया। आया कैसे, कि जीनोटाइप मतलब जीन है, जीन ने कोई प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन की वजह से कोई एंजाइम बना, और उसकी वजह से वो फिनोटाइप आया। तो अगर जेनेटिक लेवल पे ही, यही तो जेनेटिक लेवल है, हम कहते हैं हेरिडिटरी है जी ये डिजीज, जेनेटिक लेवल पे डिजीज हो गई है। तो दैट मीन्स कि ये जो सीक्वेंसेस से है ना, ये जो सीक्वेंस होना चाहिए था, अगर ये सीक्वेंस किसी भी रीजन से चेंज हो गया है, सपोज इस जी की जगह, एट अ पॉइंट ओनली, एट दिस पॉइंट, इस जी की जगह पेयरिंग के दौरान, जब डीएनए बन रहा था उस दौरान हुआ क्या, कि जी की जगह कोई दूसरा ए सपोज आके बैठ गया, नाइट्रोजनस बेस कौन सा आ गया वहां पे, ए। ए और जी अभी ठीक है। नेक्स्ट में ये वाले जी की जगह पे, और मुझे क्या दिख रहा है, आई कैन सी कि यहाँ पे कौन आ गया, ए आ गया। चेंज हो गया सीक्वेंस, और आगे बिल्कुल सेम है, आगे इज सी, ए और टी जैसे होना चाहिए था वैसा ही है। तो अब मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज म्यूटेंट डीएनए। म्यूटेंट डीएनए मतलब म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन मीन्स व्हाट, अभी हमें क्या समझ आ रहा है म्यूटेशन से, कि देयर इज सर्टेन alteration of DNA sequences. Alteration means some changes are there, and these changes are many times irreversible. म्यूटेशन हो गई मतलब वो इरिवर्सिबल है उस इंडिविजुअल में, तो आप इसको मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी अपने आप उसको हील कर लेगी, नो। डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया तो वो हो गया। नाउ इसका एक एग्जांपल मेरे दिमाग में इस टाइम आ रहा है, अबाउट द हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो उस टाइम पे जब वॉर हुआ था और जब वो बॉम्ब फेंके गए थे। तो द लेडीज हु वर प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, अब उनके वूम में दे आर कैरिंग अ न्यू जनरेशन। तो बेटे न्यू जनरेशन के तो सेल्स अभी बन रहे हैं ना, सेल्स बन रहे हैं, न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम है, डीएनए है, मतलब डीएनए बन रहा है। और उनके जो वाइब्रेशंस हैं, जो जब वो बॉम्ब फेंका गया था, हाइड्रोजन बॉम्ब, तो उसका जो वाइब्रेशंस हैं वो, उसने क्या किया, उसने डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दिया। तो अगर डीएनए का सीक्वेंस होना चाहिए था ए जी जी सी ए टी, लेकिन वो सीक्वेंस चेंज हो गया ड्यू टू सम और द अदर म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस मतलब वो केमिकल्स जो म्यूटेशन को करवा रहे हैं, कोई भी वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल एजेंट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, वो वायरस भी हो सकता है। पढ़ेंगे हम आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में कि क्या क्या किस वजह से म्यूटेशन हो जाता है। कई बार यूवी रेज से भी हो जाता है, जो जो हमारी सनलाइट में यूवी रेज होती है। तो जो म्यूटाजेंस अगर आ गए और हमारे नॉर्मल डीएनए से उन्होंने रिएक्ट कर लिया, तो व्हाट विल हैपन विल बी कि जो सीक्वेंस है वो बिगड़ गया। जो डीएनए का सीक्वेंस होना चाहिए था वो सीक्वेंस नहीं है, सो दैट मीन्स नाउ इट हैज कॉज्ड म्यूटेशन।
सो इफ इन वन लाइन मुझे बताना है व्हाट इज म्यूटेशन, मैं क्या बोलूंगी? म्यूटेशन इज सडन irreversible change in the sequence of DNA. It is sudden. Irreversible is very important word. Irreversible, क्योंकि ये अपने आप ठीक नहीं होता है। जीन थेरेपीज एंड ऑल, वो सारी थेरेपीज आ जाती हैं, बायोटेक में पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो सडन irreversible changes or alterations in DNA sequences, और इसकी वजह से होगा क्या? व्हाट वुड बी द रिजल्ट? कि जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप। और अगर जीनोटाइप चेंज हो गया तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जीनोटाइप में चेंज होने की वजह से देयर वुड बी देयर बाय चेंजिंग द फिनोटाइप। अब वो जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रही थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस टाइम पे अब जो लेडीज प्रेग्नेंट थे, उनके जब आगे न्यू जब जब बच्चे आए, जब न्यू न्यू जनरेशन आई, तो हमें दिखा कि वो जो बच्चे थे जो जो उस टाइम पे अपने मतलब फीटल स्टेज में थे, उनके अंदर बहुत सारी हेरिडिटरी और जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। फिर अगर उनके डीएनए में एक बार चेंज आ गया, तो नाउ व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स, व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग द एग्स और द स्पर्म्स, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब उनकी जो जनरेशन आएगी, दे विल बी हैविंग दैट डिजीज। तो ये उसके आगे फिर तो ये क्या होता चला गया? ये एक्यूमुलेशन ऑफ द डिजीज होता चला गया, बिकॉज वो सीक्वेंस चेंज ही होता चला जा रहा है, वो अपने आप तो वो ठीक हो ही नहीं ना सकता। तो वो म्यूटेंट डीएनए ही आगे 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 न्यू जनरेशन में जाता जा रहा है। हो सकता है उसमें और ज्यादा म्यूटेशंस आ जाएं। तो एक बार जो डिजीज अगर डीएनए के लेवल पे हो गई, तो वो कभी ना कभी आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिख ही जाती है। दिस इज नोन एज हेरिडिटरी, और हम कहते हैं जो पास ऑन होने वाली डिजीजेस होती हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। इज दैट राइट बेटे? Yes, ma'am. Yes. Now you can read this much Yes, from ma'am. NCERT. Yes. First paragraph NCERT से आप इजीली रीड कर सकते हो और समझ सकते हो।